नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी नाइन। ये है टीवी9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट सेफ में इन्वेस्ट कर में आज हम बात करने वाले कि कैसे आप भारत में बैठे इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल फंड्स के बारे में आपने नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन समझ नहीं पा रहे होंगे कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो आज इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ है फिनफिक्स की फाउंडर प्रबलीन वाजपेयी। हाय प्रबलीन, स्वागत है आपका मनी नाइन पर। प्रबलीन, आज मैं आपसे समझना चाहती हूँ इंटरनेशनल फंड्स के बारे में, क्योंकि मैं भी जब इस टॉपिक पर रिसर्च कर रही थी तो मुझे प्रबलीन ने बहुत ही आसान शब्दों में ये समझाया था, तो मुझे लगा ये बात आप सब तक भी पहुंचनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि समझाइए ये इंटरनेशनल फंड्स जो हैं ये क्या है, कैसे काम करते हैं और किसे लेना चाहिए इसे। थैंक यू प्रियंका फॉर हैविंग मी ओवर एंड बिल्कुल अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो इंटरनेशनल फंड्स वो हैं रेगुलर म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं, पर जैसे एक रेगुलर म्यूचुअल फंड इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट करता है, ये फंड्स इंडिया से जो बाहर लिस्टेड कंपनीज हैं जैसे कि यूएस में, चाइना में, डिफरेंट ज्योग्राफीज में उनमें इन्वेस्ट करते हैं। सो बिल्कुल रेगुलर म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। इनमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर हम इंडिया के बाहर पैसा लगाना चाहते हैं तो हमारे पास कंट्री स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं, जैसे कि वो फंड्स जो हमें एक्सपोजर देंगे यूएस को, या फंड्स जो हमें हांगकांग या चाइना को एक्सपोजर देंगे। उसी तरीके से जस्ट द वे इंडियन म्यूचुअल फंड्स हमें डिफरेंट सेक्टर्स का एक्सपोजर दे सकते हैं, इन फंड्स में भी हमें सेक्टर स्पेसिफिक चॉइसेस का भी ऑप्शन है। जैसे कि हम माइनिंग थीम में जाना चाहते हैं या हम टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं। बट सिंपली पुट प्रियंका, ये वो फंड्स हैं जो पैसा इंडिया के बाहर लगाते हैं, बाहर की लिस्टेड कंपनीज में, और ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे ऑपरेट करते हैं। तो इतने सारे हमारे पास ऑलरेडी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, अब कोई इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करे? क्योंकि आपने कहा ये है तो एक तरह के म्यूचुअल फंड, बस फर्क ये है कि ये डिफरेंट ज्योग्राफीज में जाकर के ये पैसा आपका इन्वेस्ट करते हैं। तो किस इन्वेस्टर को इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए प्रवीण? राइट। प्रियंका सी, जब हम लोग इंडिया में भी पैसा लगाते हैं तो हम सारा पैसा सिर्फ एक टाइप के फंड्स में नहीं लगाते हैं। हम लोग कहीं ना कहीं अपना पैसा बांटते हैं कि हम कुछ मिड कैप्स में लगाएं, कुछ लार्ज कैप्स में लगाएं, कई बार हम सेक्टर स्पेसिफिक जाते हैं। दैट इज टू रिड्यूस द ओवरऑल रिस्क, और हम अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनेशनल फंड्स में पैसा लगाने का सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि हम अपने कंट्री स्पेसिफिक रिस्क को कम करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर इंडिया का कोई बॉर्डर टेंशन हो चाइना के साथ या पाकिस्तान के साथ, उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे आएगा, यूएस की स्टॉक मार्केट्स पे नहीं आएगा। उसी तरीके से इलेक्शंस हो गए या कोई दूसरी कैलामिटीज हो गई, जो एक कंट्री को इम्पैक्ट करती हैं, तो हम कहीं ना कहीं जो हमारा होम बायस है, हम अपना कंट्री स्पेसिफिक रिस्क कम करते हैं। उसके अलावा प्रियंका, देयर सो मेनी थीम्स, जैसे कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो गई, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, इतने इनोवेटिव कंपनीज हैं बाहर, दे इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू इनोवेशन। वो कंपनीज इंडिया में लिस्टेड ही नहीं है। इतने प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, पर उन प्रोडक्ट्स की जो कंपनीज हैं जो बनाती हैं वो इंडिया में लिस्टेड नहीं है। हमें एक बहुत बड़ा ब्रॉडर कैनवस मिल जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। वी आर एबल टू इन्वेस्ट इन दोस कंपनीज। यानी एक डाइवर्सिफाई करने का तरीका है। तो एक पोर्टफोलियो में इसका एलोकेशन इंटरनेशनल फंड्स की तरफ कितना होना चाहिए? आप ये एक वैरायटी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो क्या कोई थंब रूल है कि इतना एलोकेशन आप रखें तो अच्छा आइडियल रहेगा? बिल्कुल प्रियंका सी, एक तो ये इक्विटीज ही हैं अल्टीमेटली। तो किसी भी इन्वेस्टर को ये समझना है कि अगर वो इंटरनेशनल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं तो ये कुछ अलग से नहीं है, ये है उनका इक्विटी इन्वेस्टिंग का पार्ट। सो लेट्स अज्यूम किसी इन्वेस्टर ने अपना 80% एलोकेशन इक्विटीज में रखा है। सो विद इन दैट 80% एक 15 to 20% का एलोकेशन आराम से ग्लोबल फंड्स में हो सकता है। पर यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन, ये इक्विटीज ही हैं, यानी कि हमारा टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए। जो एक्सपेक्टेशंस हैं, देयर विल बी वोलेटिलिटी, जबकि यूएस मार्केट्स अगर हम देखें तो दे आर डेवलप्ड मार्केट्स, वहां पे वोलेटिलिटी कम रहती है। बट जो भी इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं वो अपने इक्विटी कंपोनेंट का, जो उनका पोर्टफोलियो है, उसका 15 to 20% तक लगा सकते हैं, जिनका लॉन्ग टाइम होराइजन हो। एक और चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी प्रियंका, दैट एज इंडियन इन्वेस्टर्स हम लोग मैक्सिमम चीजों में, चाहे हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हो
या ट्रैवल करें, हमें डिसएडवांटेज होता है क्योंकि हमारी करेंसी वीक है और इन फंड्स को एक्चुअली उस चीज का एडवांटेज मिलता है। सो जो INR रिटर्न्स होते हैं जब हम इंडियन रुपीज में देखते हैं, तो ये फंड्स के थोड़े और बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू जब हम उनको US डॉलर्स में देखते हैं। तो ये बताइए प्रबलीन, क्या कोई जो नया इन्वेस्टर है, जो शुरुआत कर रहा है इन्वेस्टमेंट की, कोई बिगिनर है जो अभी म्यूचुअल फंड में पहला कदम लेने वाले हैं, क्या उन्हें भी आप सजेस्ट करते हैं कि आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करें, या उन्हें कहते हैं आप थोड़ा सा रुकिए, पहले आप डोमेस्टिक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए फिर कीजिए? क्या कुछ समय देना होता है, कुछ समय बाद आप जब मैच्योर इन्वेस्टर बने तब ले, या फिर आप बिगिनर है तब भी ले? प्रियंका, आई थिंक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है दैट बहुत बार इन्वेस्टर्स प्रीवियस रिटर्न्स को देख के पैसा लगाना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स कई बार जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने पहले रिटर्न्स दिए उनको देखते हैं, और वहीं पे अगर वो देखेंगे कि बाहर के इस टाइप के फंड्स कैसा रिटर्न दे रहे हैं तो दे आर फिनोमिनल। तो लगा तो कोई भी इन्वेस्टर सकता है पैसा, इवन एज अ बिगिनर। लेट्स से कि कोई 5,000 की SIP शुरू करना चाहता है इनटू इक्विटीज, आराम से उनका 1,000 से 1,500 रुपए तक पर मंथ ग्लोबल फंड्स में जा सकता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि है ये इक्विटीज ही, एलिमेंट ऑफ रिस्क विल बी सेम। सो हम एक तरीके से डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम डिफरेंट थीम्स की तरफ जा रहे हैं, बट जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस चीज को डेफिनेटली गांठ बांधें कि रिस्क रहेगा यहाँ पे भी। बट एनी इन्वेस्टर बिगिनर डाल सकते हैं प्रियंका पैसा, और इसको लंबी अवधि के लिए ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सिलेक्ट कैसे करें? आपने अभी कहा प्रॉब्लम पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हैं हम, और वो एक क्राइटेरिया ही रहता है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा इंटरनेशनल फंड को जब आप सिलेक्ट करने जाएंगे, तो आप क्या सुझाव देती हैं? प्रियंका, बिकॉज हम एक नए इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, अगर मैं उसी को आगे उसी के बेसिस पे बोलूं तो आई थिंक इट्स बेटर कि जब हम इंटरनेशनल फंड्स में डालना शुरू करें पैसा, एक तो सिंपल तरीके से डालें, जैसे बाहर का एक इंडेक्स फंड चुन ले, यानी कि जो बाहर के किसी बहुत ही पॉपुलर इंडेक्स जैसे NASDAQ 100 हो गया, S&P 500 हो गया, इस टाइप के बेंचमार्क को ट्रैक करने वाला हो। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियोज भी कम रहते हैं। उसका दूसरा एडवांटेज ये है दैट दे आर सिंपल टू अंडरस्टैंड कि ओके बाहर का जो इंडेक्स है वो ऊपर जा रहा है, सो फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी इन्वेस्टर के लिए इजी रहता है। और दूसरा कि बहुत न्यू थीम्स को ना ट्राई करें, जो कोर पोर्टफोलियो है वो अपना मच्योर मार्केट्स, डेवलप्ड मार्केट्स, एंड आई वुड से इट शुड बी US कॉन्सेंट्रेटेड, और उसके बाद डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करें। शुरुआत में बोलूंगी कि US से कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हम एक्टिव और पैसिव फंड का एक वो जो है वो रूल देख सकते हैं कि आपने अभी जो बात की वो कुछ पैसिव फंड्स की आपने बात की, राइट, कि आप इंडेक्स को ट्रैक करने वाले फंड्स लीजिए, लेकिन साथ में एक्टिव फंड्स भी काम करते हैं। तो कुछ फंड्स के बारे में भी बताएं कि आप हमको। बिल्कुल। सो प्रियंका, अगर हम बाहर के फंड्स को देखें तो इट्स लाइक अ हिट्रोजीनियस लॉट, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तरीके हैं जिनसे ये स्ट्रक्चर होते हैं, और ये सारे एक ही बास्केट में क्लब्ड हैं। तो यहाँ पे हमें पैसिव रूट्स मिलते हैं जहाँ पे हम थोड़ा लो कॉस्ट तरीके से किसी इंडेक्स को फॉलो कर सकते हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स के इस टाइप पे NASDAQ 100, S&P 500, और अब जो मेरे का एक नया NFO आया है उसके द्वारा दे कैन इन्वेस्ट इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का तो FANG+ इंडेक्स है। तो ये तो एक सिंपल तरीका हो गया पैसिव इन्वेस्टिंग का। एंड विद इन एक्टिव इन्वेस्टिंग ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि जो इंडियन म्यूचुअल फंड है वो आपका पैसा कलेक्ट कर रहा है और वो बाहर के एक फंड में जाके पैसा लगा देता है, जो उनकी अपनी मैनेजमेंट टीम होगी, उनका फंड सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, और वो आपका पैसा मैनेज करेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे PGIM का ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, वो यहाँ पे मनी कलेक्ट करके बाहर जेनिसन के ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में पैसा लगाता है। तो जो आपका मनी जो मैनेज होगा वो जेनिसन करेगा। लाइकवाइज देयर मेनी अदर फंड्स, कुछ ऐसे भी फंड्स है प्रियंका विद इन एक्टिवली मैनेज्ड, जहाँ पे इंडियन फंड मैनेजर्स बाहर एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलते हैं जैसे US में, और वो अपनी समझ से स्टॉक पिकिंग करके एक एक्टिव पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है उसे कुछ अलग नहीं करना होगा। जो हमारी AMC है, जैसे हम एक अभी खरीदते म्यूचुअल फंड, वैसे ही जाके आप एक म्यूचुअल फंड खरीद रहे होंगे और एसेट मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को जो है वो ड्राइव कर रहा होगा, और ये हम SIP के जरिए भी कर सकते हैं प्रबलीन। एब्सोल्युटली प्रियंका, 500 रुपए या 1,000 रुपए से शुरुआत की जा सकती है। बिल्कुल सेम तरीके से, मतलब फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू कोई फर्क नहीं है अदर देन टैक्सेशन।
क्योंकि यहाँ पे जो टैक्सेशन है वो डेट की तरह कंसिडर की जाती है। जहाँ पे अगर आपने 3 साल से पहले पैसा निकाल लिया तो आप अपनी टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरेंगे और 3 साल के बाद आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। Other than that, it's as simple as investing in regular equity mutual funds in India. बिल्कुल, तो आज जो प्रबलीन से मुझे समझ में आया कि आप जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं वही है इंटरनेशनल फंड। फ़र्क ये है कि ये विदेशी बाज़ारों में जो है वहाँ के फंड्स होते हैं, टैक्सेशन अलग होता है। थैंक यू सो मच प्रबलीन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई एम श्योर हम कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी जगह पाए होंगे, और अगर आपको और भी कुछ सवाल है इंटरनेशनल फंड से जुड़े हुए तो भेजिए हमारे साथ। प्रबलीन फिर आएँगी क्योंकि हमें लगता है इस टॉपिक पर और बात करनी चाहिए। आपको लग रहा है कि आज मैंने कुछ मिस कर दिया, कोई सवाल नहीं पूछा जो आप जानना चाहते हैं, तो भेजिए मनी9 पर, आप मेरे ट्विटर हैंडल पर भेजिए, मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर भेजिए, या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उन सवालों को शामिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।